Good evening, everyone. गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। Good evening. So last में हमने गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। लास्ट में हमने कौन सा टॉपिक डिस्कस किया था? थिन फिल्म का न्यूमेरिकल करा रहे थे। थिन फिल्म के। अच्छा, असाइनमेंट आप लोगों के पास है या नहीं थिन फिल्म का? बच्चे लोग, असाइनमेंट है सबके पास थिन फिल्म का? सर ऐप पे या ग्रुप पे सर? अच्छा, तो उसे ना सॉल्व करना शुरू कीजिए और फिर अब या फिर हम कुछ कुछ क्वेश्चन असाइनमेंट से डिस्कस करेंगे। तो थिन फिल्म में बेसिक कॉन्सेप्ट हमने पढ़ लिया है, राइट, कि पार्ट रेफरेंस क्या होगा, और फिर हमने एडिशनल फेज रेफरेंस अगर समथिंग होगा तो फिर उसके बेसिस पे हम कैसे यानी कंडीशन लिखेंगे। सर बताइए। सर आप कल एक ना क्वेश्चन मतलब जिस भी दिन क्लास हुई थी दिए थे उस दिन जैसे उसको वैल्यू बस लिखवा के और छोड़ दिए थे, आप लोग कैलकुलेट करने को बोले थे। तो लेमडा का वैल्यू, हाँ लेमडा का वैल्यू 1120 आया और 373 आया, मतलब 1120 और 373 और 224। कोई भी वेवलेंथ ऐसी नहीं थी जो देखी जा सके, तो फिर उसको क्या उसका बोलेंगे? डाटा एक्यूरेट नहीं है, उसका डाटा एक्यूरेट नहीं है सर। हाँ, इसका मतलब होगा कि भाई ठीक है, उस गिवन वेवलेंथ के लिए ना कोई भी लाइट रिफ्लेक्टेड नहीं दिखाई देगी, इसका मतलब ऑलमोस्ट वो डार्क दिखाई देगा। अच्छा, डार्क होगा। हाँ, क्योंकि अगर सपोज कीजिए ना कि यहाँ से अगर लाइट फॉल कर रहा, ऊपर नहीं जा रहा, तो वही लाइट फिर क्या होगा, नीचे चला जाएगा। तो नीचे वाले को तो कुछ दिखाई देगा, ऊपर वाले को ये डार्क दिखाई देगा अगर कोई भी लाइट रिफ्लेक्ट नहीं किया तो। ना व्हाइट लाइट फॉल की थी और अगर ऊपर कोई भी लाइट नहीं रिफ्लेक्ट हुआ तो ऊपर वाले को डार्क दिखाई देगा। जैसे कोई भी चीज जो लाइट को पूरा एब्जॉर्ब कर लेता है तो वो क्या होता है, डार्क दिखता है। वो डार्क दिखेगा, नीचे जो होंगे वो अलग अलग कलर दिखाई देंगे, नीचे जरूर कोई ना कोई विजुअल रीजन में आ जाएगा। ठीक है, या नहीं भी नीचे तो जरूर आ जाना चाहिए, अदरवाइज फिर ये तो पॉसिबल है नहीं। ओके, सो नीचे आ रहा है सर। क्या कर रहे हैं आप? हाँ नीचे आया था, ऊपर नहीं आ रहा था। हाँ हाँ, तो ऊपर नहीं आ रहा है इसका मतलब लाइट जो होगा ऊपर रिफ्लेक्टेड नहीं होगा तो डार्क दिखेगा, इसका मतलब सारा का सारा लाइट कहाँ चला गया, सारी एनर्जी नीचे चली गई वो। ठीक, यस सर, आ गया। ठीक। तो नेक्स्ट एक टॉपिक है इसमें, नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस। सर जब सारी एनर्जी नीचे चली जाएगी तो क्या रिफ्लेक्शन होगा वहां पे, कि क्या कुछ ऐसा होगा क्या, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जैसा? नहीं, टोटल इंटरनल जैसा नहीं होगा। अभी तो जैसे यानी सारी लाइट अगर नीचे चली गई, कुछ ऊपर नहीं गया, तो वो ब्लैक दिखेगा। जैसे देखिए कि आपने ग्लास का विंडो सीट यानी वो देखा है, सीट देखा है, या फिर कुछ ऐसा विंडो देखा है कि उसके उस पार तो दिखाई देती है बट इस पार नहीं दिखाई देता, यानी यानी एक साइड से तो दिखाई देता है बट दूसरे साइड से नहीं दिखाई देता। यस सर। ऐसा देखा आप लोगों ने? कार में होती है सर। हाँ, कार में लगाया था जनरली, कुछ लोग अपने घर में भी लगाते हैं। घर में भी होता है। घर से बाहर तो सब कुछ देख लें बट बाहर वाला घर में ना देखे कुछ। वो कैसे होता है? ऐसे ही वाले में कि कुछ ऐसा सपोज कीजिए कि अभी जो आपको मैंने डाटा दिया था वहां पे क्या हो रहा है कि जो भी लाइट फॉल हो रहा है वो रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है ना, यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहा है। हाँ, यानी रिफ्लेक्शन में सब का सब, यानी एक भी लाइट नहीं हो रहा है, सारा का सारा लाइट फिर क्या हो रहा है, वो ट्रांसमिट हो रहा है, नीचे जा रहा है। तो इसका मतलब बाहर वाला कोई दिखेगा उसे वो लाइट क्या दिखाई देगा, विंडो ब्लैक, काला, ब्लैक काला दिखाई देगा, तो वो अंदर नहीं देख पाएगा भले ये ट्रांसपेरेंट है। अंदर वाले को बाहर से जो भी लाइट आएगी वो आ रहा है ना अंदर। यस सर। तो बाहर वाले अंदर वाले को बाहर क्या है वो सारा दिखाई दे जाएगा। ठीक, तो इसमें सर टोटल ट्रांसमिट ही हो जाती है ना, इसका मतलब? हाँ, मैक्सिमम जो है वो ट्रांसमिटेड हो जा रही है। अच्छा, ठीक, मैक्सिमम टोटल नहीं कह सकते क्योंकि यानी मैक्सिमम मिनिमम ऊपर नहीं हो रहा, लेकिन कुछ ना कुछ तो इंटेंसिटी की लाइट रिफ्लेक्टेड होगी। तो अभी आप ये समझिए कि यानी ऊपर मिनिमा नहीं यानी मैक्सिमा नहीं हो रहा, कंस्ट्रक्टिव नहीं हो रहा। ओके, सो नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस में मान लेते हैं कि एक ऐसा कोई सरफेस है। सर एक और चीज थी जो हाँ, बताया बताइए। तो अगर हम लोग वहाँ आँख चिपका के देखते हैं तब सब दिखने लगता है, तो उस समय क्या हो जाता है ऐसा, ये अंदर का विजिबिलिटी से कह सकते हैं क्या सर इसको, कि ये विजिबिलिटी वाला अच्छा, अगर आप बिल्कुल चिपका के देखते हैं तो दिखना लग जाता है।
तो यहाँ पे क्या हो रहा होगा, अगर बिल्कुल आप पास से देख रहे हैं, तो मुझे लगता है नॉर्मल रिफ्लेक्शन हो रही होगी, और नॉर्मल में फिर हालांकि तब भी आपने नॉर्मल के लिए ही कैलकुलेट किया हुआ, वो थोड़ा सा सोचना पड़ेगा बच्चा कि अगर बिल्कुल चिपका के देख रहे हैं तो फिर क्यों दिखना शुरू हो जाएगा वो। ठीक, सर रात में सिनेरियो चेंज हो जाता है, जिस तरफ लाइट जलती है उस वो देखना होगा नहीं नहीं, थोड़ा सा। हम दिन देखते हैं सर। ठीक है सर। हाँ, वो थोड़ा सा मैं इस पे सोचूंगा कि क्या रीजन हो सकता है। ओके सर, मान लेते हैं कि अच्छा अभी तो ये मान लें कि कोई ग्लास प्लेट है ये, और हम चाहते हैं कि ये ग्लास सर प्लेट पे कोटिंग वाली कोई समस्या तो नहीं है वहाँ पे? कोटिंग वाली कोटिंग वाली ही यानी होता होगा, कोटिंग की कुछ होगी, वो अभी हम छोड़ देते हैं, वो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है, बाद में डिस्कस करेंगे उस चीज का। वो नहीं पढ़ना है? कोटिंग वाली हाँ अभी ये देखिए, अभी हमें नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस पढ़ना है, अब वहां पे फोकस कीजिए। अच्छा हाँ, जो जो पूछा जाएगा वो हम जरूर डिस्कस करेंगे। तो अभी मान लेते हैं कि ये ग्लास प्लेट है, और ग्लास के ऊपर क्या हुआ कि हमने कुछ हम चाहते क्या है, यहाँ से जब कभी लाइट फॉल करे, राइट, तो रिफ्लेक्टेड लाइट जीरो हो जाए, यानी ऊपर बाहर जो हो वो दिखाई, रिफ्लेक्टेड लाइट जो हो वो ऑलमोस्ट डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करे, मैक्सिमम लाइट जो हो वो ट्रांसमिट हो जाए वो। तो मान लेते हैं कि ऐसे करने के लिए हम इस पे एक हमने कोटिंग किया, ट्रांसपेरेंट का कोटिंग किया, और मान लेते हैं कि इसकी जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो NC है, या कोटिंग का NF है, थिन फिल्म की हमने कोटिंग की। तो ये ग्लास प्लेट था, ग्लास के ऊपर हमने थिन फिल्म की कोटिंग की, और हमारा टॉपिक अभी क्या है, नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, राइट। तो होगा क्या कि यहाँ पे जब कभी कोई लाइट फॉल होगा यहाँ, तो एक पार्ट रिफ्लेक्ट होगा, दूसरा पार्ट इसके नीचे से रिफ्लेक्ट होगा ऐसा, और यहाँ अगर सपोज कीजिए कोई देख रहा है इसे, अगर यहाँ पे ये व्यू कर रहा है, मान लेते हैं कि ये R1 और ये R2। अब मुझे बताइए कि ऊपर अगर कोई व्यू करेगा तो इस दोनों की यानी मैक्सिमा हो तब तो ये सरफेस दिखेगा ना, मैक्सिमा हो तब तो ये सरफेस दिखेगा ना बच्चा, हाँ। बाहर से ऊपर से अगर कोई हो। मिनिमा हो तो फिर क्या होगा, यहाँ पे मिनिमा की इंटेंसिटी कितनी होगी, 0। जीरो। लग रहा है कि 0 होगा, एग्जैक्टली 0 होगा, क्योंकि अगर इसकी इंटेंसिटी समथिंग है, इसकी इंटेंसिटी कुछ है, तो ये दोनों की इंटेंसिटी आपको लग रहा है कि हमेशा इक्वल होगा। कुछ लाइट तो इधर भी जाएगा ना, यस सर। हाँ। तो आपको लग रहा है कि दोनों की इंटेंसिटी एग्जैक्टली इक्वल होंगे। नहीं, ऑलमोस्ट हाँ, 0। R1 R2 की इंटेंसिटी एग्जैक्टली इक्वल होगा तब तो मिनिमा 0 होगा ना। यस सर। हाँ, तो हमें क्या करना है कि ऐसा सिचुएशन क्रिएट करना है, ऐसी कोटिंग करनी है कि यहाँ से जो रिफ्लेक्टेड लाइट जाए उसकी इंटेंसिटी बिल्कुल 0 हो। वैसे इसकी जरूरत कहाँ पड़ती है वो समझ लीजिए। आपने कैमरा देखा होगा तो कैमरे के जो अपर सरफेस होता है ना वो थोड़ा सा ब्लू कलर का होता है, कलर जैसा दिखता है ना। हाँ। देखा होगा ना आपने कैमरे का जो या मेरा upper surface चश्मा है। होता है, हाँ वो हल्का सा कलर जैसा दिखता है, ब्लू कलर का ऐसा करके। तो वो ना वैसे ग्लास तो ट्रांसपेरेंट होता है ना, सारे ग्लास तो ऐसा नहीं दिखता ना, सिर्फ वहां पे। तो होता क्या कि पहले जो फोटोग्राफी होती थी उसमें सिर्फ प्लेन ग्लास होता था, तो प्लेन ग्लास से जब कभी फ्लैश की लाइट होती थी तो लाइट इस पे फॉल होके फिर रिफ्लेक्ट होता था। रिफ्लेक्ट होने के कारण फिर क्या होता था कि वो रिफ्लेक्टेड लाइट भी फिल्म जो होता था वो कैच कर लेता था अंदर, जो यानी फोटोग्राफी जो होती थी तो वो रिफ्लेक्टेड लाइट का भी कैचिंग हो जाता था। तो फिर आपने देखा होगा पुराने जमाने के फोटो में वो लाइट की लाइनिंग बनी रहती थी जगह जगह, हाँ देखे। राइट। या फिर आंख पे भी वो आपने देखा होगा वो अजीब सा वो व्हाइटनेस दिखता होगा। क्लियर है? तो होगा क्या कि उससे अवॉइड करने के लिए कि ग्लास पे जो भी कोई लाइट पड़े रिफ्लेक्ट नहीं हो, क्योंकि रिफ्लेक्ट होकर थोड़ी सी डेजलिंग जैसे होगी, एक चमकता हुआ लाइट रिफ्लेक्ट होगा उसको भी वो फोटोग्राफी में कैच करेगा। अगर सारा का सारा लाइट अंदर चला गया, रिफ्लेक्ट नहीं हुआ, तो एक तो मैक्सिमम लाइट अगर अंदर चला गया तो आपको लग रहा है फोटोग्राफी ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि लाइट नंबर ऑफ फोटोन ज्यादा है तो इमेज प्रोसेसिंग और ज्यादा बेटर होगा अगर मैक्सिमम लाइट अंदर चला गया तो। यस सर। हाँ, और अगर यानी और फिर क्या होगा कि अगर लाइट रिफ्लेक्ट नहीं हुई तो फिर वो जो रिफ्लेक्शन वाली लाइट थी वो भी फोटोग्राफी में नहीं आएगा। तो हम ऐसा सरफेस बनाते हैं कि जहाँ पे क्या हो कि रिफ्लेक्टेड लाइट की जो इंटेंसिटी हो वो 0 हो, यानी रिफ्लेक्टेड लाइट का जो मिनिमा हो वो कंप्लीट 0। तो होगा क्या कि नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस का पर्पस क्या है कि इन केस ऑफ
destructive interference intensity of मिनिमा इज, मुझे बताइए इंटेंसिटी ऑफ मिनिमा का क्या फॉर्मूला होता है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में? √I1 माइनस √I2 का होल स्क्वायर। √I1 माइनस √I2 का होल स्क्वायर, यही ना बच्चे लोग? अब होगा क्या कि इन केस ऑफ, या हम ऐसा कह सकते हैं, फॉर परफेक्ट नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस, अगर परफेक्ट नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस बनाना है तो इंटेंसिटी ऑफ डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस या इंटेंसिटी ऑफ मिनिमा, क्या एक्सपेक्टेशन है आपको? परफेक्ट अगर नॉन रिफ्लेक्टिंग हो तो फिर क्या, जीरो ना? ये सबको क्लियर है ना कि अगर परफेक्ट नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस बनाना है तो आई मिनिमा की वैल्यू बिल्कुल जीरो हो जाए। तो फॉर परफेक्ट नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस इंटेंसिटी ऑफ मिनिमा, intensity of minima must be close to zero, या तो एग्जैक्ट जीरो हो जाए या क्लोज टू जीरो हो तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा। ये लाइन यहाँ तक समझ में आ गया बच्चे लोग, ये जो चीज अभी तक हमने डिस्कस किया है? यस सर। ठीक, अब होगा क्या, यहाँ पे ये लिख लीजिए कि ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो था वो यानी एन ग्लास है, फिल्म की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो NF है ऐसा, और यहाँ जो लाइट कोई फॉल हो रहा है उसकी वेवलेंथ लैम्डा। ठीक, शुड वी मूव टू द नेक्स्ट? सर असाइनमेंट में जहाँ कहीं भी मतलब क्वेश्चन आ रहा है जिसमें हम लोगों को फिल्म थिकनेस पता करनी है, तो वो कभी भी n की वैल्यू 0 लेने पर नहीं आ रही। जैसे सपोज ऐसे n+½ लैम्डा अगर लेना हुआ तो कभी भी n को 0 रखने पर नहीं आ रही वैल्यू, हमेशा उसको 1 रखना पड़ रहा है। हाँ, इसका मतलब वहां पे जो है कुछ आंसर जो क्रिएटेड होंगे वो n+½ वाले फॉर्मूले यूज करके आ रहे होंगे। n-½ वाला फॉर्मूला हमने कहा, दो फॉर्मूला हमने कहा था ना मिनिमा के लिए, एक तो कहा था n-½ एक फॉर्मूला हमने क्या कहा था, n+½ ना। तो अगर n-½ है तो n की वैल्यू कहाँ से शुरू होगी? 1 2। और if we are using this formula then n will start from where? सर मैं वही लाइक सेकंड फॉर्मूला से ही कर रही थी। अच्छा, हाँ, तो मोस्ट ऑफ टाइम अच्छा आप इससे कर रहे हो और फिर हाँ, आंसर किससे आ रहा है? यानी जैसे n की वैल्यू जो है 0 नहीं पुट कर पा रही, 1 पुट कर रही हूँ तभी आ रही है। लाइक मिनिमम थिकनेस तो 0.5 लैम्डा पे भी आ जानी चाहिए ना। हाँ, मिनिमम तो 0 से आ जाएगा ये, वो थोड़ा सा आप देखना होगा। आप मुझे प्रॉपर असाइनमेंट का नंबर बता दीजिए, फिर वो एक बार हम देख लेंगे। अच्छा ठीक है सर, ओके, थैंक यू सर। सो यहाँ तक ये नोट डाउन कर लिया आप लोगों ने? यस सर। नो सर। अच्छा, तो थोड़ा पिक्चर स्लाइड कीजिए सर। लिख लीजिए सर हाँ, बताइए सर। वो जो विंडो वाले केस में था सर कि अगर हम ऑब्जर्वर को काफी ज्यादा उसके कोटिंग के क्लोज लेके जाएं सर, उसमें ये तो हो रहा है ना कि एक मीडियम सर खत्म हो रहा है, उसमें एयर वाली मीडियम हम डायरेक्टली जो रिफ्लेक्ट होके आ रहे हैं नीचे ग्लास से, और वो थिन फिल्म से डायरेक्टली हमारी आंखों में जा रहा है, ना कि एयर के थ्रू हमारी आंखों में जा रहा है। सर उस केस में तो हमें दिखेगा ही ना, क्योंकि उस केस में ये रिफ्लेक्शन वाला केस डिफरेंट हो जाएगा ना, क्योंकि वहाँ पे तो एयर है ही नहीं। हाँ, वहाँ फिर यानी डेल्टा ए और ये कंडीशन सभी चेंज हो जाएंगे, तो फिर उसके लिए हमें अलग से करना पड़ जाएगा। सही आपने सोचा, बहुत अच्छा सोचा आपने। ये हो गया, लिख लिया आप लोगों ने? यस सर। ओके, सो मैं यहाँ कह रहा था कि फॉर परफेक्ट नॉन रिफ्लेक्टिव सरफेस इंटेंसिटी 0 होना चाहिए। इसका मतलब क्या होगा कि इसको हम ऐसा कह सकते हैं कि आई मिनिमा का जो वैल्यू था, लाइट जला दो ना, √I1 माइनस √I2 और इसका स्क्वायर, माइक इज ऑन म्यूट, राइट, एंड सो द इट विल बी I1 इक्वल टू I2। अगर ऐसा हो
तो फिर ये आई मिनिमम की जो वैल्यू होगी वो 0 होगा। ये क्लियर है कि I1 इक्वल टू I2 हो तो 0 हो जाएंगे। यस सर। अब होगा क्या कि किस सर्कमस्टांसेज में I1 इक्वल टू I2 होगा, यानी ये यहाँ पे 0 होने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि ये I1 की वैल्यू और ये I2 की वैल्यू ये दोनों इक्वल हो तो फिर मिनिमा की वैल्यू जो होंगे वो 0 होंगे। सो किस कंडीशन में ये 0 हो जाएंगे, तो फाइनल इक्वेशन मैंने आप लोगों को लिखवाया है ना, रिफ्लेक्टेड इंटेंसिटी ट्रांसमिटेड इंटेंसिटी क्या होगा बच लो। यस सर वो दिखा जैसे देखिए यहाँ पे रिफ्लेक्टेड इंटेंसिटी क्या होगा, इसका फॉर्मूला आपको पता है ना, रिफ्लेक्टेड क्या होगा, मैंने फॉर्मूला आपको ये लिखवाया हुआ है रिफ्लेक्टेड और ट्रांसमिटेड का, अगर याद होगा 4n1 n2 वाला करके ना। यस सर ऐसा करके कुछ लिखाया तो है सर। EI इक्वल टू N1 माइनस N2 N1 प्लस N2 इसका स्क्वायर, ये हमने करवाया हुआ है ना, यानी अच्छा यानी इंटेंसिटी के टर्म्स में इंटेंसिटी ऑफ रिफ्लेक्टेड ऐसा होगा IR बाई यानी IT, ये लिखवाया है या नहीं ये मुझे बताइए फाइनल इक्वेशन। यस सर लिखवाया है तो सर। होगा क्या कि फाइनल इक्वेशन को यूज करके फिर हम ये पता कर सकते हैं, यानी we can find that the intensity what yani if you know the intensity of incident light then you can find out the intensity of transmitted, you can find the intensity of reflected. So by using Fresnel equation at different boundary level and setting the criteria that I1 should be equal to I2, तो हम होगा क्या कि उस इक्वेशन को यूज करके यूजिंग, अगर आपको डिटेल सॉल्व करना हो तो आप ये लिख सकते हैं, मतलब ऑलमोस्ट 1.5 पेज का सॉल्यूशन होता है इसलिए हम इसे अवॉइड करेंगे। So using Fresnel equation we can prove that if refractive index of the thin film is NF roughly equal to N glass N air, then I1 equal to will be I2। ये चीज समझ में आया बच्चा, यहाँ पे ये हमारा इंपॉर्टेंट है, इस यानी अल्दो ये लेंथी डेरिवेशंस होती है बट इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस समझ में आया कि अगर आप NF इक्वल टू रूट अंडर NG N एयर करेंगे तो आपके पास क्या इसका एंड इफेक्ट होगा, अगर ऐसा आप थिकनेस थिन फिल्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर आप ऐसा लेते हैं तो एंड इफेक्ट क्या होगा आपका I1 ये दोनों इंटेंसिटी इक्वल होगी, राइट। अगर आप ऐसा रिफ्रैक्टिव यानी थिन फिल्म लेते हैं, जैसे आपको ग्लास के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता है, एयर के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता है, फिर आप NF की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं इस फॉर्मूले से, अगर आप ऐसा लेते हैं तो फिर I1 इक्वल टू I2 आपका हो जाएगा, और अगर I1 इक्वल टू I2 हो जाए तो फिर आपको क्या लग रहा है ये परफेक्ट नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस बन जाएगा। यस सर। यस सर। हाँ तो ऐसा होगा। यहाँ पे हम एक कंडीशन और डिस्कस कर सकते हैं, जैसे अगर आप एयर का 1 लेते हैं, इफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर इज 1, तो मुझे बताइए थीन फिल्म की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होगा फिर रूट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास NG। इसका मतलब आपको लग रहा है कि नॉन रिफ्रैक्टिंग सरफेस के लिए हमेशा N ग्लास से कम लेना होगा इसका यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। टू मेक ए नॉन रिफ्रैक्टिंग सरफेस द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द थीन फिल्म शुड बी लेस देन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास, जिसपे उसकी कोटिंग Yes, की sir. जाए, जिसपे उसकी कोटिंग की जाए उससे उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होनी चाहिए। एग्जैक्ट वैल्यू कैसा, तो रूट अंडर NG होना चाहिए। अगर ऐसा होगा तो फिर क्या होगा I1 इक्वल टू I2 होंगे, और अगर ऐसा हो तो फिर I मिनिमा 0 होगा। इसका मतलब क्या होगा, परफेक्ट नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस बनेंगे। आई होप ये आइडिया भी आपको क्लियर हो गया। ये सारे पर्पस हमारा क्या बचा, नॉन रिफ्लेक्टिंग बनाना। नॉन रिफ्लेक्टिंग कब होगा, जब रिफ्लेक्टेड इंटेंसिटी 0 होंगे। 0 कब होगा, तो जब I1 इक्वल टू यानी I2 होगा। I1 इक्वल टू I2 कब होगा, जब थीन फिल्म की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रूट अंडर NG N एयर होगा, राइट। अगर ऐसा हो तो फिर यानी ये सारे प्रोसीजर फिर फॉलो कर लेंगे। ये चीज समझ में आ गया। यस सर। किसी को कोई डाउट है आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम नेक्स्ट पे मूव करेंगे।
नोट डाउन इट। सर आपने पूछा था हाँ बताइए। कौन से क्वेश्चन में, तो ऐसे क्वेश्चन नंबर 12 में जैसे मान लीजिए थिकनेस निकालनी है या 11th में भी निकालनी है, तो इन सब में 0 से कम नहीं चल रहा। अच्छा ठीक है, मैं देख लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 12 ना? यस सर। ठीक ठीक, ये नोट कर लिया आप लोगों ने? यस सर। अच्छा, तो ऐसा हो गया। नेक्स्ट अब यहाँ पे लिखें। अब इसके बेस पे एक न्यूमेरिकल करते हैं। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? तो जनरली पूछा जाता है कि मिनिमम थिकनेस ऑफ नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस, मिनिमम थिकनेस ऑफ द नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ये एक बार जैम में आया हुआ था, आप लोग मुझे कैलकुलेट करके बताइए कि अगर जब कभी आप नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस बनाएंगे तो मिनिमम थिकनेस कितना होगा इसका। हाउ मच मिनिमम कोटिंग you should coat over the glass plate so that it will become a perfect non reflecting surface for the normal incidence। आप एज्यूम कीजिए कि लाइट कैसा फॉल करेगा, नॉर्मल इंसिडेंस फॉल करेगा, तो कितनी कोटिंग चाहिए, यानी ये जो कोटिंग है उसकी मिनिमम थिकनेस कितनी होगी कि ये परफेक्ट नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस बने। कैलकुलेट करके बताइए हम मुझे, बच्चे लोग थोड़ा सा कैलकुलेट कीजिए क्या होगा। Anyone? What will be the minimum thickness of this coating or thin film so that it will become purely non-reflecting surface or perfectly non-reflecting surface? और किसी का आया? For normal incidence हमें कैलकुलेट करना है कि नॉर्मल इंसिडेंस के लिए क्या होगा। λ/4 μt। ठीक है, और किसी का? यहाँ देखिए, हमें अगर नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस बनाना है तो फिर हम क्या लिखेंगे, फॉर नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस रिफ्लेक्टेड लाइट मस्ट हैव। मुझे बताइए, अगर जिसका नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस बनेगा, रिफ्लेक्टेड लाइट का क्या होगा, मैक्सिमा होगा या मिनिमा होगा? मिनिमा होगा। मिनिमा। तो रिफ्लेक्टेड लाइट मस्ट हैव डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ये होगा। एंड आई मिनिमम कितना होगा? एक तो डिस्ट्रक्टिव होना चाहिए, और आई मिनिमम कितना होना चाहिए? अगर परफेक्ट हुआ तब 0 होगा। 0 होना चाहिए। ये ना, ये चीज समझ में आया? नॉन रिफ्लेक्टिंग बनाना है इसका मतलब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा और मिनिमम की इंटेंसिटी 0 होगी। हाँ। अब मुझे बताइए कि आई मिनिमा कब होगा? जब NF की वैल्यू √NG के बराबर तो होगी। होगा क्या कि या फिर यहाँ हम लिख सकते हैं कि इसका मतलब I1 इक्वल टू I2 होगा क्या कि इफ NF इज रफली इक्वल टू N ग्लास, यहाँ पे हम मान लेते हैं कि N एयर 1 है, N एयर यहाँ पे 1 है, तो अगर NF √NG होगा तो फिर क्या होगा, यानी I1 इक्वल टू I2 हो जाएंगे। और यहाँ से फिर हम क्या कर सकते हैं, ये क्या इंडिकेट करता है कि NF लेस देन NG होगा। मुझे बताइए यहाँ पे कि डेल्टा ए क्या होगा इस केस में? रिफ्लेक्टेड में 0 होगा और ट्रांसमिटेड में पाई होगा। एनीवन? डेल्टा ए क्या होगा? सर कौन सा डेल्टा बोल रहे हैं? फेज डिफरेंस वाला? ये फेज डिफरेंस। हाँ, तो ये रूल ऊपर आप लोगों को 0 लिखवाया है ना, लगातार रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंक्रीज हो रहा है और डिक्रीज हो रहा है, तो उसका लिखवाया है ना
ये मुझे बताइए एन एयर से एन एफ क्या होगा, ज्यादा होगा या कम होगा थिन फिल्म की? ज्यादा होगा। ज्यादा ज्यादा होगा। होगा। और एन एफ से एन ग्लास की वैल्यू क्या होगी, ज्यादा या कम? ज्यादा। तो लगातार यानी थिन फिल्म इंक्रीज कर रहा है, हाँ। यस सर। और लगातार थिन फिल्म इंक्रीज जीरो। करता है तो हमारा फेज डिफरेंस कितना होता है? जीरो। तो ना, जीरो। ना क्योंकि ऐसा होगा। ये केस हम कब लिखते हैं? तो हमें पता है कि इफ n1 इज ग्रेटर देन n2 इज ग्रेटर देन n3 डेल्टा इक्वल टू 0 ना, किस में, किस केस में? इन रिफ्लेक्टेड लाइट। रिफ्लेक्टेड। रिफ्लेक्ट। ऐसा, ये हमें पता था, राइट? इसलिए डेल्टा यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर डेल्टा ए 0 हो जाएगा तो फिर मुझे डिस्ट्रक्टिव का यानी कंडीशन लिख के बताइए कि क्या होगा डेल्टा ए अगर 0 हो तो? 2nt इक्वल टू m लैम्डा। पाथ डिफरेंस इक्वल टू 2nft, और हम यहाँ पे लिख लेंगे फॉर नॉर्मल इंसिडेंस। फॉर नॉर्मल इंसिडेंस के लिए यही होगा ना, cos r की वैल्यू 1 हो जाएंगे ना, या फिर r इक्वल टू 0 हो जाएगा ना, तो फिर क्या हो जाएगा, पाथ डिफरेंस 2nft इक्वल टू क्या होगा अगर डेल्टा ए 0 है तो मिनिमा के लिए? सर m लैम्डा होगा, नहीं मिनिमा के लिए m प्लस माइनस हाफ लैम्डा। तो मिनिमा के लिए हो जाएगा n प्लस वाला हम फॉर्मूला यूज, या n यहाँ है ही तो फिर m यूज कर लेते हैं, m प्लस हाफ n लैम्डा। ये लिखा जा सकता है ना बच्चा? हमने ऐसा क्यों लिखा है, क्योंकि डेल्टा ए पाई है, सॉरी डेल्टा ए 0 है, 0 है तो ये YDSE जैसा होगा ना मिनिमा के लिए, m प्लस हाफ लैम्डा। यस सर। और अगर डेल्टा ए पाई होता तो फिर किस केस ऐसा होता, लॉयड्स मीटर जैसा ना? लॉयड। यस सर। हाँ, तो यहाँ पे ऐसा हो जाएगा। अब आप लोग मुझे थिकनेस की वैल्यू बताइए कि कितना आएगा टी की वैल्यू? सब मिनिमम थिकनेस से बोले थे ना। हाँ, तो थिकनेस की वैल्यू कितनी होगी? लैम्डा बाय 4 m प्लस 2nf ना। और अब अगर हम m की वैल्यू पुट करते हैं, फॉर m की वैल्यू 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन, t की वैल्यू क्या क्या सब आएगा 0 पुट करने से? लैम्डा बाय 4nf, और फिर कितना एंड सो ऑन। are the thickness of the thin film। ये थिकनेस ऑफ द थिन फिल्म होगा। मुझे बताइए कि इसमें टी मिनिमम क्या होगा, कम से कम थिकनेस जहां पे काम चल जाए? लैम्डा बाय 4nf। ना, the T minimum will be this much, lambda by 4nf, so that will be the minimum thickness, right? अगर हम यानी lambda by 4nf मिस करें, अगर इतनी कोटिंग नहीं हो पाई तो नेक्स्ट कोटिंग कितनी करनी पड़ेगी, कितना टाइम्स ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ेगा? 3 गुना। हाँ, 3 टाइम्स ज्यादा। वो मिस हो गया तो फिर 5 टाइम्स ज्यादा। इस तरीके से फिर ये ना यानी इसकी कोटिंग होगी, मिनिमम कोटिंग हमें इतना करना पड़ेगा, तो ये लगभग नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस बन जाएगा। सबको क्लियर है ये? किसी को कोई यस डाउट है? सर। सर एक बार सर प्रीवियस स्लाइड दिखा दीजिए, क्या करें आप? प्रीवियस स्लाइड दिखा दीजिए। अच्छा, सर हम ट्रांसमिटेड वाला के केस से किए थे, उससे भी सेम आया। ट्रांसमिटेड में करेंगे तो सेम आया। सेम आएगा, क्योंकि नहीं सेम कहाँ आएगा, उसका अलग आएगा ट्रांसमिटेड का। सर ट्रांसमिटेड के केस में हम ये लेके ट्रांसमिटर में चल तो रहे सब थे फेज चेंज हो जाएगा। ट्रांसमिटेड में डेल्टा। हाँ, ट्रांसमिटेड में फेज चेंज हो जाएगा तो उसका डेल्टा का फॉर्मूला अलग आएगा। आप गलत बोल रहे हैं, सेम तो नहीं आएगा। नहीं सर, हम ये कह रहे हैं ट्रांसमिटेड में डेल्टा ए तो पाई होगा, लेकिन ट्रांसमिटेड में मिनिमा नहीं मैक्सिमा बनेगा। हम उस केस से अच्छा, मिनिमा लेते हैं अच्छा, तो सेम आएगा। ठीक ठीक, ये हो गया, लिख लिया आप लोगों ने? यस ठीक, इस पे ना एक बार यानी जैम में क्वेश्चन आया हुआ था, तो एक बार इसे यानी बुकलेट है ना सबके पास? यस सर। तो एक बार क्वेश्चन कीजिए इसका।
पेज नंबर 48 क्वेश्चन नंबर 9, पेज नंबर 48 क्वेश्चन नंबर 9 और ये जैम 17 में आया है। आप देखिए कि आपका यही पेज है या कुछ और है, आपके बुकलेट में यही पेज है या कुछ और है। यही है सर। ओके, लैम्डा के वैल्यू 0.5 माइक्रोमीटर है और ये पूछ रहा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा। कह रहा है कि एक नॉन रिफ्रैक्टिंग सरफेस की थिकनेस इतना दिया हुआ है, राइट, और फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फिर क्या होगा। सॉल्व करके मुझे आप लोग बताइए। What will be the refractive index so that it will be non-refracting surface for the given thickness? वन 1.25. You can start with the direct formula ना, वैसे हमें पता है मिनिमम थिकनेस का फॉर्मूला क्या होता है नॉन रिफ्रैक्टिंग सरफेस के केस में। λ/4NF. So minimum thickness T is equal to lambda by 4 NF. So NF is equal to, it will be lambda by 4T ऐसा, और फिर आप अब इसको सॉल्व कर सकते हैं ना लैम्डा NF के वैल्यू। सो यहाँ से आपने देखा कितना इजी पूछा है, स्ट्रेट फॉरवर्ड पूछा है इस पे। यस सर. ठीक, अब ऐसा ही एक TFR में क्वेश्चन पूछा है वो हम कर लेते हैं। ये सबको समझ में आ गया क्योंकि ये जस्ट फॉर्मूला बेस्ड था। सर कैसे पता कि मिनिमम थिकनेस से चाहिए? हाँ, ये उसने कुछ कहा नहीं है, बट होगा क्या कि ये प्री एज्यूम कर लेंगे हम कि ये मिनिमम थिकनेस है, अदरवाइज इसके अलावा भी आंसर हो सकता था, बट वी विल प्री एज्यूम दैट दे हैव आस्क्ड फॉर द मिनिमम थिकनेस। ठीक है सर. अदरवाइज क्वेश्चन में ना उसे मेंशन करना चाहिए था, ये मिस्टेक है। ये लिख लिया सब लोगों ने? यस सर. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पेज 50 क्वेश्चन नंबर 3, पेज 50 क्वेश्चन नंबर 3। ये क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। ग्लास, फिर उस पे इसकी कोटिंग है, ये NC की वैल्यू दिया हुआ है और यहाँ पे नीचे ये ग्लास, एन ग्लास की वैल्यू, NC सबका वैल्यू दे रखा है, मैं लिख देता हूँ। NC की वैल्यू दिया हुआ है 1.6, एन ग्लास का वैल्यू दिया हुआ है 1.54 और लैम्डा सर्टेन चीज है। नॉर्मल इंसिडेंस के लिए ये लैम्डा है, तो इसमें पूछ रहा है कि आप थिकनेस बताइए फॉर इनहांस रिफ्लेक्शन। थिकनेस of the coating for enhanced reflection, ये पूछ रहा है। मुझे बताइए कि आप इसे कैसे सॉल्व करेंगे। What will be the answer? सर 2m + 1 λ/6.4. और कोई? Anyone else? कैसे सॉल्व करेंगे?
तो सॉल्व तो मतलब ऐसे करेंगे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम लोग देख रहे हैं कंटिन्यूअसली डिक्रीज कर रहा है, तो रिफ्लेक्टेड रे के लिए जो डेल्टा आई होगा वो 0 होगा, ट्रांसमिटेड के लिए पाई होगा। फिर इनहेंस्ड रिफ्लेक्शन के लिए सर ऊपर मिनिमम बनना चाहिए I1 बराबर I2, तो I मिनिमम 0 होगा। उसके बाद सॉल्व कर लेंगे, थिकनेस निकाल लेंगे मैक्सिमम मिनिमम कंडीशन के। गुड। पहले देखिए किसी भी कंडीशन लिखने में आपको पहले डेल ए यानी एडिशनल फेज डिफरेंस आपको निकालना होगा। मुझे बताइए अभी एडिशनल फेज डिफरेंस क्या होगा, सारे लोग मुझे बताइए इकट्ठा, एडिशनल फेज डिफरेंस कितना होगा? रिफ्लेक्टेड में 0 और ट्रांसमिटेड में पाई। रिफ्लेक्टेड में 0 सर। 0 होगा ना, राइट? Yes, क्योंकि होगा क्या कि यहाँ पे लगातार यानी थिन फिल्म, नहीं सर, अभी थिन फिल्म क्या है, सॉरी यहाँ से एयर से ये ज्यादा है बट इससे ये कम है, वो वाला केस होगा ना सर, ये बीच वाला पाई केस है, होगा रिफ्लेक्टेड में, बीच वाला है ना। और बीच वाला होगा सर। हाँ, Yes, कि सराउंडिंग वही। से यानी ज्यादा वाला है, राइट? तो यहाँ पे अभी ये केसेस है कि इफ n1 इज ये, तो फिर डेल्टा ए ऊपर कितना पाई होगा, यहाँ होगा। पे पाई होगा ना, सही। तो यहाँ पे डेल्टा ए जो होंगे वो पाई होगा। एक बार डेल्टा ए आपको पाई चला जाए, अब ये हम इस पे फोकस करते हैं कि इनहांस रिफ्लेक्शन के लिए क्या होना चाहिए, कंस्ट्रक्टिव या डिस्ट्रक्टिव? और सारे लोग इनहांस रिफ्लेक्शन के लिए क्या चाहिए? इनहांस मतलब क्या कि अब की बार मैक्सिमम लाइट क्या हो, रिफ्लेक्टेड हो जाए ना, रिफ्लेक्ट हो मैक्सिमम, Constructive। ट्रांसमिटेड 0। बच्चे लोग 0 समझ में होना आ रहा चाहिए। है? Yes, sir। सर रिफ्रैक्शन अगर इनहेंस्ड है सर, तो मतलब टोटल जो जितनी भी इंटेंसिटी है सर वो रिफ्रैक्शन वाले में होना चाहिए और रिफ्लेक्शन में 0 होनी चाहिए। इनहांस मतलब कि मैक्सिमम रिफ्लेक्शन हो और मिनिमम ट्रांसमिटेड हो। मुझे कोई ऐसा एग्जांपल बता सकते हैं जहां पे मैक्सिमम रिफ्लेक्शन डिजायरेबल हो, ऐसा कोई डेली लाइफ का चीज जहां पे मैक्सिमम रिफ्लेक्शन एक्सपेक्टेड हो? व्हीकल में सर रियर मिरर में। Anyone else? सर आपने क्या बोला, इनहेंस रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन के लिए? रिफ्लेक्शन के लिए बोला या रिफ्रैक्शन के लिए बोला? मैंने कहा कि यानी थिकनेस ऑफ द कोटिंग फॉर इनहांस रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन काफी ज्यादा से ज्यादा हो, तो ऐसा कोई ऐसा एग्जांपल मुझे बताइए जहां पे रिफ्लेक्शन काफी ज्यादा से ज्यादा हो। जैसे देखिए अभी जब हमने कहा था कि जहां पे रिफ्लेक्शन काफी कम से कम हो, तो वो क्या कैमरा वाला सिचुएशन था ना, जहां पे कम से कम है। यस सर। और Yes, sir। हाँ, और अभी ये ऐसा कोई केस जहाँ पे रिफ्लेक्शन ज्यादा से ज्यादा हमें डिजायरेबल हो, तो आपने बिल्डिंग में देखा होगा कि उनकी कोटिंग रहती है, जहाँ पे कोटिंग करने से फायदा क्या होगा, अगर हम ऐसे वाले कोटिंग करेंगे तो जो भी लाइट फॉल होगा वो मैक्सिमम क्या होगा, रिफ्लेक्टेड हो जाएगा ना। हाँ, और मिनिमम क्या होगा, अगर मैक्सिमम रिफ्लेक्टेड हो तो Transmitted मिनिमम होगा। ट्रांसमिटेड मिनिमम होगा ना, ट्रांसमिशन। तो फिर रूम की जो हीटिंग होगी वो यानी काफी कम हो जाएंगे। सो इनहांस रिफ्लेक्शन मतलब कि रिफ्लेक्टेड लाइट का मैक्सिमा हो ना, तो हम इसे ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, फॉर इनहांस्ड रिफ्लेक्शन reflected light must have maxima, उसका मैक्सिमा हो जाए ऐसा, राइट? और अगर ये मैक्सिमा हो तो ऐसी कोई कंडीशन नहीं है ना कि इक्वल होगा इंटेंसिटी तो ही मैक्सिमा होगा, ऐसा कुछ नहीं सर, उसके लिए डेल्टा लगाएंगे। हाँ, इसमें ऐसी कोई कंडीशन है नहीं, इसलिए एनएफ का कोई ऐसा वैल्यू होगा नहीं, वैसे भी एनएफ इसने ऑलरेडी दे रखा है, एनसी दे रखा है, तो ये मैक्सिमा होना चाहिए। अब मुझे बताइए कि यहाँ पे पावर डिफरेंस कितना है, क्योंकि उसके बेसिस पे हम यहाँ पे इक्वेशन लिखेंगे मैक्सिमा मिनिमा का। डेल्टा यहाँ पे कितना है, पाई ना, और डेल्टा ए अगर पाई है तो मुझे बताइए कि मैक्सिमा का कंडीशन किसके जैसा होगा, लॉयड्स मिरर जैसा होगा या फिर यानी वाईडीएससी जैसा होगा? लॉयड्स मिरर जैसा होगा। 2NC
और फिर हमने क्या कहा t और फिर यानी m लैम्डा, सॉरी m प्लस हाफ लैम्डा। और फिर अगर हम इसकी कोटिंग की कहें तो ये हो जाएगा NC इक्वल टू, कोटिंग पूछ रहा था ना, थिकनेस पूछ रहा था कि फिर थिकनेस कितनी होगी, तो T इक्वल टू हम यहाँ पे लिखेंगे m प्लस हाफ और फिर लैम्डा डिवाइड बाय 2NC, या फिर अगर T मिनिमम की बात करें तो T मिनिमम वही होगा लैम्डा डिवाइड बाय 4NC, राइट। बट अब की बार ये केस किसके लिए है, नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस के लिए या मैक्सिमम रिफ्लेक्टिंग सरफेस के लिए? मैक्सिमम रिफ्लेक्टिंग सरफेस। सो इस तरीके से ये समझ में आ गया सबको बच्चे लोग? सर Yes, हम sir. हवा को नीचे ले लिए थे एयर को, तो उस हिसाब से गलत है ना? अच्छा सर प्रीवियस स्लाइड दिखा दीजिए। ठीक ठीक। सर सर इसमें एयर को नीचे ले लिए थे तो मेरा सब कुछ उल्टा हो गया था, लेकिन आंसर सेम आया। हाँ वो गलत होगा ना, उसके नीचे ग्लास दिया हुआ है। तो ग्लास के नीचे तो एयर होगा ना? अरे सर अभी तो रिफ्लेक्शन यहाँ से यहाँ होगा ना, थीन फिल्म यहाँ है ना, तो इसके बीच ये वाला करना होगा ना। हो गया सर। ओके सो एक और क्वेश्चन हम कर लेते हैं थीन फिल्म का, समझ में आ गया या कोई डाउट है बच्चा? नहीं सर, आ गया। तो आप पिछला स्लाइड दिखाइएगा। अच्छा ये वाला क्या? इससे पीछे सर, शुरू वाला। डन सर। ओके चलिए एक क्वेश्चन और हम इस पे थीन फिल्म पे करते हैं, प्रीवियस ईयर से। थीन फिल्म में अभी तक जो कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा वो समझ में आ गया है या कोई डाउट है बच्चों लोग? किसी को डाउट है तो आप बताइए। आ गया सर। अच्छा और कोई? किसी को कहीं डाउट है तो आप बता सकते हैं फिर, यानी अदरवाइज ठीक है। एक सिमिलर क्वेश्चन यानी TFR में पूछा था वो हम अभी एक बार डिस्कस कर लेते हैं, राइट। जैसे ये पेज नंबर असाइनमेंट वगैरह अच्छा में कहीं कहीं पर असाइनमेंट वाला आपने कहा था सर, मैं ये बोल रही थी कि असाइनमेंट वगैरह में मतलब कुछ कुछ जगह पर ब्राइट अच्छा की जगह ठीक, डार्क। कौन सा क्वेश्चन है असाइनमेंट का आपने कहा था? 12th क्वेश्चन सर, एक दो जगह और था शायद, मुझे देखना पड़ेगा अच्छे से। अच्छा क्वेश्चन नंबर 16 आप कह रहे हैं ना? 12 light of wavelength 7.5 is incident on a thin glass plate so that the angle of refraction obtained is 30. If the plate appears dark then the minimum thickness of the plate will be. Okay, so question number 12 assignment 3, so that the angle of refraction obtained is 30 डिग्री। यहाँ पे एंगल और ये सब दे रखा है, मान लेते हैं कि ये थिन फिल्म की लेयर है और यहाँ पे लाइट जो इंसिडेंट हो रहा, ये एंगल R का वैल्यू दे रखा है। अगर R दे रखा है राइट, तो पार डिफरेंस कितना होगा बच्चे लोग? अगर ऑब्लिक इंसिडेंस है तो 220 cos R होगा। सो ऑब्लिक इंसिडेंस के लिए 220 cos R एंड देन इट इज आस्किंग थिकनेस, मिनिमम थिकनेस। और यहाँ पे मुझे बताइए कि ऐसा कुछ कंडीशन दे नहीं रखा, यानी इसमें 12 पे थिन ग्लास प्लेट, यानी इसका ये थिन ग्लास प्लेट है, इसका म्यू की वैल्यू 1.5 है। अगर सपोज कीजिए कि सराउंडिंग कुछ नहीं दे रखा है, इसका मतलब सराउंडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा? इफ नथिंग हैज मेंशन्ड अबाउट द सराउंडिंग, व्हाट डू यू थिंक द सराउंडिंग? एयर ना, will be 1 and 1. So if the surrounding is not mentioned, then what we can think about the delta A? पाई। Pi
ना, क्योंकि यानी अप एंड डाउन दोनों अगर एयर है तो जो बीच वाली वैल्यू है वो डेल्टा ए कितना हो जाएगा, पाई हो जाएगा। और अगर इसके केसेस में पाथ डिफरेंस हमने कहा है ऐसा, और अगर ऐसा होगा कि इफ डेल्टा ए पाई हुआ तो मुझे बताइए पाथ डिफरेंस इक्वल टू 2nt cos r, मिनिमा के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, लॉयड्स मिरर वाला M या lambda। YDSC? लॉयड्स मिरर ना चेंज हो जाता है। YDSC में पाथ डिफरेंस m लैम्डा किसके लिए होगा, मैक्सिमा के लिए हाँ। होगा। लॉयड्स मिरर में क्या हो जाएगा, ये मिनिमा के लिए हो जाएगा, क्योंकि डेल्टा कितना है, पाई है। एंड देन समवन इज आस्किंग अबाउट द t की, t की वैल्यू कितनी होगी, तो कितना हो जाएगा, m लैम्डा डिवाइड बाय 2n cos r। अब यहाँ आप बताओ मुझे क्या दिक्कत आ रहा है आपको, इसने पूछा था। एक सेकंड, मुझे लगता है आपने m प्लस हाफ वाला फॉर्मूला यूज कर लिया होगा मिनिमा के लिए। आई गेस हाँ सर। आपने m प्लस हाफ यूज कर लिया होगा, बट डेल्टा यहाँ पे पाई है तो फिर हम क्या यूज करेंगे, ये m लैम्डा। M lambda। ठीक, तो यहाँ से फिर आप कैलकुलेट इसे कर सकते हैं। ओके, सो बच्चे लोग बताइए, आप लोगों ने असाइनमेंट सॉल्व किया है या यहाँ मैं उसमें से कुछ क्वेश्चन करवा दूं, या आप लोग एक बार करके आएंगे फिर डाउट पूछेंगे? जी सर, अभी क्वेश्चन करवा दीजिए सर। हाँ ठीक है, एक दो मैं करवा देता हूँ, क्योंकि मुझे लग रहा है आप लोग थोड़ा सा आलसी हैं। कुछ नहीं सर, पूछने, कल फिर आई सर पूछ सकते हैं क्या तीनों असाइनमेंट से? हाँ अभी तो हम पहले थीन फिल्म पे एक फोकस करते हैं। थीन फिल्म पे कुछ असाइनमेंट ना हम साथ साथ कर लेते हैं, राइट। ये अभी थीन फिल्म ना इजी टॉपिक है। हाँ सर। देखिए YDSC पे कंट्रोल करना थोड़ा सा टिपिकल टास्क होता है, बट थीन फिल्म ना आप इजी से कंट्रोल कर सकते हैं। छोटा सा टॉपिक है और जनरली हर एक बार आता है, वो जैम हो या फिर TFR हो, वो थीन फिल्म पे पूछते हैं। एक दो क्वेश्चन अभी हम कर लेते हैं थीन फिल्म का असाइनमेंट से। क्वेश्चन नंबर 3, असाइनमेंट 3 का, इसे एक बार पढ़िए फिर थोड़ा सा कोशिश कीजिए तो करने का। असाइनमेंट 3 का क्वेश्चन नंबर 3, बजरो एक बार क्वेश्चन पढ़िए फिर बताइए। वो तो हो गया है। अच्छा, और किसी को कोई डाउट है? क्वेश्चन 3 कर लेंगे आप लोग या फिर मैं डिस्कस कर दूं, एनीवन? कर लिए सर इसको। ये हो जाएगा या आप अभी यानी मैं कर दूं इसे? सर कर चुके हो जाएगा। हैं। हो जाएगा ना सबसे? कर लिए हाँ सर सर इसको। कर चुके अच्छा हैं। ठीक, तो 3 हो गया, 4 आप कर लेंगे। उसके बाद फिर इसमें बच गया। सर थिन फिल्म के सारे ही हो गए, वो बहुत अच्छा, easy। बहुत अच्छी बात है। सर लेकिन क्वेश्चन नंबर 5 हो गया है क्या? क्वेश्चन नंबर 5 अच्छा है। हाँ सर हो गया। आप लोग बताइए क्वेश्चन नंबर 5, कोई और? क्वेश्चन नंबर 5 में अभी डिस्कस करता हूँ, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 5 जैसा ही एक बार जैम में क्वेश्चन आया हुआ है, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 5 इजी है, जैम में थोड़ा सा टिपिकल पूछा है, तो एक बार हम वो डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कितने लोगों ने सॉल्व कर लिया है? मैंने कर लिया। अच्छा, क्वेश्चन 5 देखिए, ए प्लेन वेव ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट फॉल नॉर्मली ऑन यूनिफॉर्म थिन फिल्म ऑफ ऑयल दैट कवर्स ए ग्लास प्लेट. The wavelength of source can be varied continuously. Complete destructive interference of the reflected light obtained over the 500 and 700. ऐसा कोई थीन फिल्म है और इस थीन फिल्म की थिकनेस दी हुई है, यानी ग्लास प्लेट का, ग्लास प्लेट पे है, तो ग्लास प्लेट की थिकनेस है 1.5 और ऑयल की थिकनेस है 1.3, और यहाँ से जो लाइट फॉल करवा रहा है वो वेरिएबल है। वेरिएबल मतलब कि लैम्डा की जो वैल्यू है 400 नैनोमीटर से लेके 700 नैनोमीटर तक, दैट इज द वैल्यू ऑफ लैम्डा, राइट। ये वेरी कर सकता है। होगा क्या कि ये आप ऐसे इस एक्सपेरिमेंट को समझिए कि कोई थीन फिल्म है, हमने इस पे लाइट फॉल करवाया, और जब कभी लाइट फॉल होगा तो यहाँ पे सर्टेन कलर जो होंगे वो रिफ्लेक्टेड होंगे, यानी जिसका मैक्सिमा होगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, वो रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। जिसका डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा वो फिर क्या हो जाएगा, डार्क हो जाएगा, या फिर वो
ट्रांसमिटेड ज्यादा हो जाएगा। तो इसने क्या कहा कि यहाँ पे जब वेवलेंथ वेरी कर रहा था तो दो कलर ऐसे थे जिसका डार्क हुआ, राइट। सो उसने लिखा कि डार्क हुआ है लैम्डा 1, ए की वैल्यू है lambda 1 is 500 नैनोमीटर, lambda 2 is 700 नैनोमीटर। इस दोनों का डार्क हुआ है, राइट। और एक और स्टेटमेंट लिखा हुआ कि एंड फॉर नो वेवलेंथ बिटवीन देम, यानी इस दोनों के बीच कोई और डार्क नहीं है। यानी जब हम वेवलेंथ को ट्यून अप कर रहे थे तो 500 पे डार्क आया, एंड देन द नेक्स्ट इफ यू कीप इंक्रीजिंग द वेवलेंथ then the next dark will appear for the 700. That means for the wavelength lying between the 500 and 700 there will be some bright fringe, but for the 500 exactly 500 you will get the dark, and after that only when you will keep the wavelength 700 nanometer then you will get the dark. That is, there is no other dark between the 500 and 700. Then you have to find out the thickness, इसका thickness क्या होगा। एग्जैक्टली इसी कॉन्सेप्ट पे आपकी बार जैम ने क्वेश्चन पूछा था 2021 में, 21 या 22 में पूछा है। बच्चे लोग बताइए कैसा थिकनेस आप निकालेंगे, हाउ यू विल सॉल्व इट। एक बार केस लेंगे 220 cos r equal to m lambda। मुझे बताइए यहाँ पे डेल्टा आई कितना होगा? 0 होगा ना, क्योंकि लगातार इंक्रीज कर रहा है यहाँ पे। यस सर। एंड एयर की वैल्यू 1 होगी, इट इज कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग, सो डेल्टा आई यहाँ पे 0 होगा। डेल्टा आई 0 होगा तो फिर डार्क का कंडीशन क्या होगा? m plus half lambda चाहिए। Here delta is 0, therefore for the power reference 2n t और 0 है और हमें डार्क लेना है, इसका मतलब क्या होगा? m plus half। सर ऐसे हो जाएगा, एक 2 mu t is equal to m plus half lambda। ऐसा लिख सकते हैं ना, और 20 is second- equal to m plus half lambda, ये हाँ। ब्राइट Yes, sir। यानी डार्क के लिए डेल्टा हाँ। is 0 होगा। तो और अब मुझे बताइए कि यहाँ पे दो वेवलेंथ है सर, ना, दूसरा वाला कॉन्जिक्यूटिव ही है तो उसमें एक ऐड कर देंगे तो वो m plus 3/2 लैम्डा डैश हो जाएगा। और क्योंकि थिकनेस सेम है तो m plus half lambda is equal to m plus 3/2 लैम्डा डैश। और क्योंकि नीचे छोटा नंबर आने पे बड़ा वेवलेंथ होना चाहिए तो m plus half के साइड पे 700 नैनोमीटर जाएगा और m plus 3/2 के साइड पे 500 नैनोमीटर वाला जाएगा। इक्वेशन सॉल्व करने पे m की वैल्यू आ जाएगी, वहां से फिर m आ जाएगा। जैसे देखिए कि ये ब्राइट डार्क का था और आपके पास दो वेवलेंथ है, तो आप इसको ऐसे कह सकते हैं, जैसे थिकनेस सेम है। अब अगर आप सपोज कीजिए यहाँ पे आपके पास एक वेवलेंथ था lambda 1 500 नैनोमीटर एंड lambda 2 700 नैनोमीटर, ऐसा। तो अब मान लीजिए कि इसका भी डार्क है, 500 का भी डार्क है और 700 का भी डार्क है। तो मान लेते हैं कि 500 का डार्क जो है वो mth ऑर्डर का है, तो mth ऑर्डर का है, इसका मतलब क्या हम लिखेंगे इसका डार्क का फॉर्मूला। सो हम ऐसे लिख सकते हैं m plus half and lambda 1, ये कि इसका जो यानी lambda 1 का mth ऑर्डर है। हम ऐसा लिख सकते हैं कि यानी let lambda 1 have mth ऑर्डर डार्क, mth ऑर्डर डार्क, क्योंकि कोई ना कोई डार्क का ऑर्डर तो होगा। तो मान लेते हैं lambda 1 का mth ऑर्डर है, इसलिए हमने यहाँ पे m कर दिया। अब मुझे बताइए कि lambda 2 के लिए थिकनेस सेम रहेगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम रहेंगे, तो 20 हमने सेम रखा यहाँ पे। अब इसका अगर lambda 1 का ऑर्डर m है तो lambda 2 का ऑर्डर सेम होगा या डिफरेंट होगा? डिफरेंट होगा, राइट। सो अब अगर 500 का ऑर्डर m है और 700 ये है, तो अगर 500 का m है तो 700 का ऑर्डर कम होगा या ज्यादा होगा? कम होगा, m-1 होगा। हाँ, तो इसका क्या होगा कि हम मान लेते हैं कि एक ऑर्डर कम है, क्योंकि इसका वेवलेंथ कम था तो ऑर्डर हमने m रखा, इसका वेवलेंथ ज्यादा है इसलिए ऑर्डर यहाँ पे हमें क्या रखना होगा, कम रखना पड़ेगा। तो इसका ऑर्डर हम ऐसे लिख देते हैं m-1, यानी इसकी mth ऑर्डर थी, इसका m plus m-1 ऑर्डर है, और फिर यहाँ पे हम इसे लिख सकते हैं m lambda 2। इसे अगर हम सॉल्व करें तो फिर कितना आ जाएगा, m minus half एंड देन lambda 2 ये। और फिर इस दोनों को यानी दोनों एक्सप्रेशन को हम सॉल्व करें और यानी ऑर्डर के लिए। सो सॉल्विंग
फॉर ऑर्डर कितना आ जाएगा ये m प्लस हाफ लैम्डा, सॉल्व कीजिए फिर ऑर्डर निकालिए इसका, लैम्डा 1 m माइनस हाफ लैम्डा 2 once you will solve it you will get the m lambda 2 minus lambda 1 and then you will get it 3/2 lambda 1 minus lambda lambda 1 2/2. plus lambda 2 divided by 2, यही ना? ओके सो फिर फाइनली होगा क्या कि m की वैल्यू कितना आ जाएगा, तो lambda 1 प्लस lambda 2 डिवाइड बाय 2 डेल्टा lambda, ये m का ऑर्डर आ जाएगा। और अगर आपसे थिकनेस कोई पूछ रहा है तो फिर थिकनेस आप इस तरीके से बता सकते हैं, 2nt इक्वल टू हमने m प्लस हाफ लैम्डा 1 कहा है, इसका मतलब t की वैल्यू कितनी होगी, तो m प्लस हाफ एंड लैम्डा 1 डिवाइड बाय हम इसे लिख सकते हैं 2n, और m की वैल्यू अभी हमें पता है ना, m की वैल्यू हमने लिखा है लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 डिवाइड बाय 2 प्लस डेल्टा लैम्डा, तो इसे हम लिख सकते हैं लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 डिवाइड बाय 2 एंड देन डेल्टा लैम्डा, यही था ना ऑर्डर की वैल्यू। और फिर ये ऑर्डर हो गया प्लस हाफ या आप 0.5 कह सकते हो, और फिर इसे ये ऑर्डर देन लैम्डा 1 डिवाइड बाय 2n, या फिर आप इजी तब आपका हो जाएगा कि आप वही ऑर्डर कैलकुलेट कर लो एंड देन यू फाइंड द वैल्यू। ऐसा कोई डाउट है इसमें बच्चे लोग? देख लीजिए यहाँ से, कोई डाउट है किसी को? एनीवन? नो सर। ओके सो ये हो गया, यहाँ से आप दोनों को इक्वेट कर लीजिए, इक्वेट करने के बाद m, अगर कैलकुलेशन आपको उधर लेंथी हो जा रहा है तो फिर यहाँ आप कैलकुलेट कर लीजिए, आपका ये m ऑर्डर आ जाएगा, फिर m को वैल्यू पुट करने से थिकनेस आ जाएगा, राइट। सो आई होप कि ये आपने लिख लिया होगा। तो एक जैम में जो अब की बार पूछा गया वो हम सॉल्व करते हैं। पेज 49 क्वेश्चन नंबर 13 जैम 21। ये क्वेश्चन एक बार पढ़िए और फिर सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। ये आप करा चुके हैं? ये क्लास में करवाया हाँ। हूँ क्या मैं? हाँ बच्चे लोग सर वही क्वेश्चन है ना कि एक बार मैक्सिमा बन रहा है और एक वेवलेंथ के लिए मिनिमा बन रहा है। हाँ हो चुका है, लास्ट क्वेश्चन कराया हाँ था सर हो क्लास गया में। है, करवा अच्छा। चुके हैं। ठीक है फिर। सो फिर ये असाइनमेंट से कोई डाउट है किसी को? ये असाइनमेंट एक बार आप सॉल्व कीजिए, जो डाउट होगा वो सर, फिर। हाँ सर जैसे हम एम्पलीट्यूड को सर वेक्टर सम के थ्रू हम उसको प्रोसीड करके जो फाइनल एम्पलीट्यूड कैलकुलेट करते हैं, और सिमिलरली हम इंटेंसिटी के लिए भी रिप्लेसमेंट कर देते हैं a स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल, मतलब एम्पलीट्यूड स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी करके। तो अगर हमें पावर कैलकुलेट करना हो तो सर क्या हम इंटेंसिटी को पावर से रिप्लेस कर सकते हैं सेम फॉर्मूला में? हाँ सेम फॉर्मूला से कर सकते हैं, क्योंकि पावर का जो यानी वो होता है रिप्रेजेंटेशन, या जो यानी जैसे अगर देखिए आई का फॉर्मूला हम कैसे लिखते हैं, तो ये I1 I2 और प्लस 2 रूट I1 I2 कॉस डेल्टा, ये आई का होगा। और पावर और आई में रिलेशन क्या है, तो आई इक्वल टू क्या होता है, पावर बाय एरिया, इसका मतलब पावर इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई ए। तो अब इसी को एरिया से मल्टीप्लाई कर दे, जैसे अगर इस सबको मैंने एरिया से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो जाएगा पावर, इसे एरिया से कर दे, क्योंकि दोनों साइड अगर एरिया से मल्टीप्लाई करूं तो फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तो ये फिर P1 प्लस P2 प्लस 2 रूट P1 P2, तो ये सेम फॉर्मूला होगा, जैसा इंटेंसिटी का होगा एग्जैक्टली ऐसा ही यानी पावर का फॉर्मूला हो जाएगा। ओके सर। ओके ठीक। सर पहले क्वेश्चन में एब्सेंट की जगह प्रेजेंट होगा, ऐसे क्वेश्चन में। किस क्वेश्चन में? सर फर्स्ट क्वेश्चन में एब्सेंट की जगह प्रेजेंट होगा। नहीं, मुझे लगता है एब्सेंट से भी आंसर आ जाएगा।
नहीं सर, हाँ, आप किसी का आंसर आया है क्या एब्सेंट से? द प्रेजेंट फ्रॉम कहाँ बताना। क्वेश्चन नंबर 1 किसी ने किया है? सर एब्सेंट से मेरा आया, सॉरी प्रेजेंट से आया मेरा आंसर 4.13 into 10 to the power minus 5। ओके, मेरे हिसाब से ये एब्सेंट से भी याद आना चाहिए। इन द विजिबल स्पेक्ट्रम व्हिच विल बी एब्सेंट फ्रॉम द रिफ्लेक्टेड लाइट मिनिमम वेवलेंथ। किसी ने फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व किया असाइनमेंट का? बताइए। मैं करके देख लूंगी फिर दोबारा से। ठीक है, कौन एक सा बार आप assignment लोग था? और हाँ दोबारा देख लीजिए, फिर से हम यानी करेंगे डिस्कस। तो असाइनमेंट 3 का क्या? हाँ, असाइनमेंट 3 का आप लोग ना, बहुत सारे लोगों ने अभी असाइनमेंट सॉल्व नहीं किया है। आप असाइनमेंट सॉल्व कीजिए फिर, सो दैट कि हम सर आप अपना एक प्रॉपर डेट दे दीजिए सर, किस दिन हम डिस्कस करेंगे, उसके बाद फिर डिस्कस नहीं करेंगे सर, क्योंकि ऐसे आसानी होंगी ना, ऐसे फिर हाँ पेंडिंग रह जाता अभी है देखिए उधर। आप ना असाइनमेंट हम यानी 3 आज कंप्लीट हो जाएगा, या इसके बाद बेस शिफ्ट है तो शायद बेस शिफ्ट हम अभी डिस्कस कर लेंगे, वो हो जाएगा कंप्लीट। सर तो डे अगर आफ्टर टुमारो हम लोग करें सर क्या, थिन फिल्म तक का हाँ, अभी डिस्कशन? आप 3 कर लीजिए सारा असाइनमेंट, नेक्स्ट क्लास जब होगी तो उसमें हम इसके यानी न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे। ठीक सर YDSC के भी डाउट्स हैं कुछ असाइनमेंट। ठीक है, तो अभी हम ना लगातार कल के बाद लगातार 2-3 दिन असाइनमेंट डिस्कस कर लेते हैं। सर इतने भी ओके सर। डाउट नहीं है। ठीक, अभी हम इसका यानी थ्योरी पढ़ लेते हैं थिन फिल्म का जो है। वेव शेप थिन फिल्म, तो पहले पैरेलल थिन फिल्म था, अभी ये वेव शेप है। वेव शेप कैसे बनाया जाता है? तो 2 ग्लास प्लेट हम लेते हैं ऐसा, 2 ग्लास प्लेट ऐसा हुआ, और इस दोनों के बीच की एंगल अगर सपोज कीजिए यहाँ हमने थीटा लिया, यहाँ पे इसकी कोई सेपरेशन है, मान लेते हैं सेपरेशन यहाँ हमने इसे डी लिया, इसकी सेपरेशन। यहाँ पे लाइट अगर नॉर्मली इंसिडेंस हो रहा है, नेट वेवलेंथ लैम्डा है, राइट। अब होगा क्या कि बाय डिफॉल्ट हम क्या एजम्पशंस करते हैं कि यहाँ ये जो ऊपर वाला ग्लास है उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स Ng है, नीचे वाला ग्लास है उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी Ng है। इसका मतलब इस केस में जब कभी कोई लाइट फॉल होगा और ये रिफ्लेक्ट होगा, यहाँ पे रिफ्लेक्ट अगर होगा तो डेल्टा है, मुझे बताइए कितना होगा? अगर यहाँ Ng और यहाँ Ng है, बीच में थीन फिल्म की थिक यानी कोई भी थीन फिल्म होगा, लेट हियर देयर इज अ थीन फिल्म, इसकी कोई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगी n, मान लेते हैं कि इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पाई होगा ऊपर, मुझे बताइए डेल्टा है कितना होगा? पाई होगा सर वो तो सब हम पाई ही इसके होगा, क्योंकि जो बीच में फिल्म होगी उनके बीच में ही होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, ठीक है। और कोई किसी को डाउट है कि वहां पे क्या होगा? क्योंकि दोनों की वैल्यू ये Ng सेम है, तो फिर डेल्टा ए जो होगा वो यहाँ पे पाई हो जाएंगे। और अगर डेल्टा ए पाई हो गया तो एक तो ये फिर पावर डिफरेंस की वैल्यू लिखनी होगी। तो इन केस ऑफ वेव शेप, पावर डिफरेंस विल बी दिया, यानी इस केस में पावर डिफरेंस की वैल्यू होती है 2nt cos r। ये किस केस में था पावर डिफरेंस 2nt cos r? सर ये तो जब मतलब एडिशनल पार्ट डिफरेंस 0 हो गए तब है। क्या एडिशनल पावर डिफरेंस 0? नहीं मतलब अच्छा ये वो था मतलब थिन फिल्म के केस में था। हाँ, जब कभी पैरेलल थिन फिल्म होता है तो ये पावर डिफरेंस 20 cos r होगा। अगर पैरेलल थिन फिल्म के बीच या थिन फिल्म के बीच अगर एंगल थीटा हो तो नेट पावर डिफरेंस कितना हो जाएगा? 20 cos r प्लस थीटा, राइट। और फिर उसके बाद फिर और हम डिसाइड यहाँ पे कर सकते हैं कि इफ डेल्टा ए अगर पाई होगा तो पावर डिफरेंस की वैल्यू 20 cos r प्लस थीटा इक्वल टू m लैम्डा। ये किसका फॉर्मूला होगा अगर डेल्टा ए पाई होगा तो? डार्क का। डार्क का। और फिर यानी m प्लस हाफ लैम्डा, ये किसका हो जाएगा?
ब्राइट का ब्राइट ना। अगर यहीं पे डेल्टा ए 0 हो जाए तो फिर यही कंडीशन क्या हो जाएगा, इंटरचेंज हो जाएगा ना, अगर डेल्टा ए 0 हो जाए तो। यस सर। ठीक, अब होगा क्या कि नेक्स्ट केस में यानी ये लिख लिया था आप लोगों ने? नो सर। सर हाँ लिख लीजिए। डेल्टा ए 0 होगा तो फिर क्या कंडीशन होगा? तब कंडीशन बदल जाएगी, यही पाथ डिफरेंस m प्लस हाफ लैम्डा डार्क के लिए होगा, m लैम्डा ब्राइट के लिए हो जाएगा। सर कोस आर प्लस, हाँ बताइए। एक मिनट सर, ठीक है सर, वो हम ध्यान नहीं दिए, कोस आर प्लस थीटा पूछ रहे थे। अगर कुछ इंक्लिनेशन है थिन फिल्म के बीच तो ये यानी एंगल थीटा। अब होगा क्या कि इसे जनरली हम थीटा काफी स्मॉल लेते हैं, बेस एंगल के केसेस में काफी एंगल स्मॉल होगा। सो फॉर स्मॉल एंगल, स्मॉल बेस एंगल, अगर यानी बेस के एंगल काफी स्मॉल है थीटा, अगर थीटा टेंस टू, और फिर एक और एंड नॉर्मल इंसिडेंस, नॉर्मल इंसिडेंस cos r प्लस थीटा की वैल्यू। जैसे अगर स्मॉल एंगल है थीटा और r यानी नॉर्मल इंसिडेंस है, इसका मतलब नॉर्मल इंसिडेंस के लिए r की वैल्यू कितनी होगी? 0। cos r प्लस थीटा की वैल्यू कितनी होगी? 1। रफली 1 ना, और रफली 1 होगा तो फिर पाथ डिफरेंस की वैल्यू कितनी होगी? 220 cos r प्लस थीटा किसमें रिड्यूस हो जाएगा बच्चा? जस्ट 20। ऐसा राइट। तो होगा क्या कि जैसे थिन फिल्म के केस में हमेशा हमने मैक्सिमम नॉर्मल वाला सिचुएशन लिया था, यहाँ भी हम हमेशा मैक्सिमम यानी आर और नॉर्मल वाला सिचुएशन लेंगे और एंगल काफी स्मॉल लेंगे तो पाथ डिफरेंस हमारा 20 हो जाएगा। यहाँ तक चीजें समझ में आ गई? यस सर। ठीक, नेक्स्ट इसमें पूछा Yes, जाएगा कि फ्रिंज विड्थ कितना होगा। ये आप लोगों ने लिख लिया तो फिर अब एक बार हम फ्रिंज विड्थ की कैलकुलेशन कर लें। सर प्रीवियस स्लाइड का फिगर दिखा दीजिए एक बार। हो गया सर, थैंक यू। ओके, सर इस केस में मतलब डेल्टा कभी 0 नहीं हो पाएगा ना? नहीं कभी नहीं हो पाएगा। अगर ना डिफॉल्ट कंडीशन होगी, अगर उसने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मेंशन कर दिया होगा, हाँ, अगर ये दोनों डिफरेंट हो जाए तब हो तो सकता है। फिर हम यानी अलग अलग करेंगे। बट अगर मेंशन नहीं है तो बाय डिफॉल्ट कंडीशन ये होगा कि दोनों की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम होती है, एनजी और एनजी सेम होता है। ओके। ओके, तो यहाँ पे अब यानी फ्रिंज विड्थ की बात अगर हम करते हैं यहाँ पे कि फ्रिंज विड्थ कितना होगा, सो मुझे बताइए कि जहाँ पे लाइट कनेक्ट यानी यहाँ पे जहाँ पे वेव्स आपस में कनेक्ट हो रहा है वहाँ डार्क फ्रिंज होगा या ब्राइट फ्रिंज? यहाँ पे पहले तो पाथ डिफरेंस की कंडीशन लिख लेते हैं तब आपको आइडिया रहेगा। जनरली आपका डेल्टा ए क्या होगा बाय डिफॉल्ट? जनरल केस में डेल्टा ए पाई, और डेल्टा ए पाई होगा तो फिर पाथ डिफरेंस 220 इक्वल टू m लैम्डा, ये क्या हो जाएगा? डार्क, और फिर m प्लस हाफ ब्राइट ना, ये कंडीशन होगा। अब मुझे बताइए कि जहां पे ये ज्वाइन कर रहा है वहां पे थिन फिल्म की यानी इस पॉइंट पे इसके जस्ट नीचे यहाँ पे डार्क होगा या ब्राइट होगा? इसके जस्ट नीचे यहाँ पे जहाँ पे ज्वाइन कर रहा है वहां पे डार्क होगा या ब्राइट होगा? डार्क होगा। क्योंकि यहाँ पे थिकनेस कितनी है बच्चा? टी,
टी जो Zero. यहाँ पे है 0 है, और टी लगभग 0 0 किसको सेटिस्फाई करेगा? टी 0 पे आपको लग रहा है m0 वाला कंडीशन सेटिस्फाई करेगा Yes sir. ना? तो टी 0 है तो ये m0 वाला सेटिस्फाई करेगा, तो यहाँ पे फिर क्या हो जाएंगे? वो डार्क हो जाएंगे। तो सबसे पहला वाला पॉइंट जो होगा यहाँ पे डार्क होगा ये। तो मान लेते हैं कि ये पहला वाला पॉइंट डार्क है। यहाँ पे m की वैल्यू कितनी होंगे बच्चे? तो m की वैल्यू 0 होगा। नेक्स्ट डार्क कुछ दूर के बाद फिर क्या होगा? नेक्स्ट डार्क होगा। यहाँ पे m की वैल्यू मान लेते हैं कि ये 1 होगा। अब मुझे बताइए कि जहाँ पे नेक्स्ट डार्क होगा वहां पे थिकनेस कितनी होगी? जहाँ पे सेकंड डार्क होगा Lambda by 2t. 0 हो गया, और यहाँ पे थिकनेस कितनी होगी? Lambda by 2 mu. हाँ, क्योंकि हमने ऐसा अभी पढ़ा ना कि 2nt इक्वल टू m लैम्डा, और अगर मैं t की बात पूछूं तो ये m लैम्डा बाई 2n। अभी ये कौन सा ऑर्डर है? फर्स्ट ऑर्डर है, तो फर्स्ट ऑर्डर पे कितना हो जाएगा? ये लैम्डा बाई 2n। अगर एयर है तो लैम्डा बाई 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना डार्क होगा? तो लैम्डा बाई 2 हम कह सकते हैं एयर के केस में Yes sir. ना। Yes, sir. तो इस तरीके sir. से किसी भी पॉइंट पे जो भी डार्क होगा आप वहां पे थिकनेस बता सकते हैं। मान लेते हैं कि अगर एयर का केस है तो मुझे सेकंड डार्क की थिकनेस बताइए कि यहाँ पे थिकनेस कितना होगा सेकंड डार्क पे? Lambda by mu. अगर n की वैल्यू 1 यानी एयर मान लेते हैं तो यहाँ पे हाँ, तो कितनी थिकनेस lambda. होगी? लैम्डा हो जाएगा ना। और फिर से और कोई अगर हो तो अब इसका हम फ्रिंज विड्थ मान लेते हैं, फ्रिंज विड्थ निकाल लेते हैं। तो अभी जो पैटर्न होगा वो ऐसा डार्क और ब्राइट की लाइन होगी। जैसे ये डार्क हो गया फिर इसके बीच जो होगा वो ब्राइट की लाइन हो जाएगी, राइट। अब फ्रिंज विड्थ की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए मान लेते हैं कि यहाँ से यानी ये कनेक्टिंग पॉइंट है कोई ये, यानी या फिर ऐसा, इसकी ऑर्डर हम मान लेते हैं कि ये mth ऑर्डर का डार्क है। इसका मतलब ये किस ऑर्डर का होगा? ये मान लेते हैं कि x2 है यहाँ से यहाँ। अगर ये m ऑर्डर का है तो ये नेक्स्ट कौन सा ऑर्डर का होगा? नेक्स्ट M plus 1. m+1 ना। और मान लेते हैं कि यहाँ जो थिकनेस था कोई यहाँ पे थिकनेस t1 मान लेते हैं। फिर यहाँ जो थिकनेस है इसे मान लेते हैं कि ये यहाँ पे t2 है, राइट। यानी x1 पे थिकनेस कितनी है? t1। x2 पे कितनी थिकनेस है? t2। मुझे बताइए फिर फ्रिंज विड्थ कितना होगा? इस दोनों के बीच का जो सेपरेशन होगा वो फ्रिंज विड्थ होगा, इस दोनों के बीच वाला वैल्यू हाँ. ना। तो फ्रिंज विड्थ की वैल्यू आप क्या कह सकते हैं यहाँ पे? यानी फ्रिंज विड्थ की जो वैल्यू होगी, या फिर यहाँ पे हम लिख लेते हैं, ये आप लोगों ने M लिख लिया, lambda. एक बार यहाँ लिख लीजिए फिर आगे हम फ्रिंज विड्थ की वैल्यू निकाल लेंगे या फिर डिस्कस कर लेंगे। यहाँ एंगल जो था वो थीटा था। ये डायग्राम हो गया हो, लिख लिया है आप लोगों ने? तो फिर बताइए, वी विल मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। हो गया? Yes, sir. हाँ, अब यहाँ पे देखिए फ्रॉम फिगर हम ऐसा कह सकते हैं, फ्रॉम फिगर x1 प्लस फ्रिंज विड्थ इक्वल टू x2। ये देखिए x1 यहाँ तक प्लस फ्रिंज विड्थ इक्वल टू x2 लिखा जा सकता है ना। Yes sir. और अगर ऐसा होगा इसका मतलब फ्रिंज विड्थ की वैल्यू कितनी होगी? बीटा की वैल्यू। तो बीटा की वैल्यू X2 minus X2. माइनस x1। सो लेट इट बी इक्वेशन 1। फर्दर और कि यानी फॉर mth डार्क आप क्या लिख सकते हैं? 2nt इक्वल टू m लैम्डा लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना बच्चा? और mth डार्क Yes, पे sir. थिकनेस हमने क्या कहा था? t1 Yes, कहा sir. था ना mth डार्क पे। Yes, तो sir. फिर यहाँ से आप ऐसा लिख सकते हैं कि 2 या फिर इस चीज को कि 2t1 इक्वल टू, या t1 की वैल्यू लिख लेते हैं यहाँ से। सो दिस गिव t1 इक्वल टू m लैम्डा बाय 2n। सिमिलरली फॉर m+1 डार्क,
तो 2n, वहां पे थिकनेस कितनी है T2, ऑर्डर कितना है, तो ऑर्डर आपकी बार m+1 लैम्डा है। यहाँ से अगर T2 की वैल्यू लिखा जाए तो T2 कितना हो जाएगा ये, तो ये m+1 लैम्डा बाई 2n। ये इक्वेशन अगर हम 2 लिखें और फिर ये 3 लिखें, मुझे बताओ फ्रॉम 2 इक्वेशन 3 - 2 क्या आएगा, फ्रॉम लैम्डा बाय इक्वेशन 2n 3 - इक्वेशन 2, 3 में से अगर 2 माइनस करूँ तो हो जाएगा T2 - T1 इक्वल टू m वाला पार्ट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो लैम्डा बाई 2n ये लिख सकते हैं ना बच्चे लोग। यस सर। तो ये T2 - T1 ऐसा हो जाएगा। एक बार और फिगर से, फ्रॉम फिगर मुझे बताइए कि tan थीटा इक्वल टू क्या लिखा जा सकता है, tan थीटा इक्वल टू T/x लिखा जा सकता है। यहाँ डायग्राम देखिए, tan थीटा इक्वल टू T/x लिखा जा सकता है ना, ये और ये वाला वैल्यू, राइट। सो tan थीटा इक्वल टू T/x लिखा जा सकता है। इसका मतलब तो रिपीट कीजिएगा, क्या ये बोले? तो tan थीटा इक्वल टू क्या लिखा जा सकता है इस फिगर में, tan थीटा इक्वल टू हाइट बाय बेस लिखा जा सकता है ना, यस सर। ठीक। तो यहाँ हाइट पे आप d माने थे। किसी पर्टिकुलर पॉइंट T पे हाइट धीरे धीरे चेंज होता जा रहा है ना, T1 T2 चेंज होता जा रहा है ना, हाँ तो किसी हाइट पे यानी T/x होगा ना। अब ये अगर T/x हो तो मैं अगर यहाँ पे T1 को दिस T1 इक्वल टू, तो T1 इक्वल टू क्या लिखा जा सकता है x1 इंटू x1 tan tan थीटा, थीटा। और यानी अगर थीटा स्मॉल है तो x1 इंटू थीटा लिखा जा सकता है। अगर एंगल स्मॉल है तो x1 इंटू थीटा लिखा जा सकता है ना। यस सर। यस सर। सिमिलरली T2 की वैल्यू बताइए कितना, x2 थीटा। x2 थीटा। फिर ये T2 - T1 की वैल्यू बताइए, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं दैट इज दिस गिव T2 - T1, इसकी वैल्यू कितनी होगी, तो x2 - x1 इंटू थीटा, बट x2 - x1 की वैल्यू बीटा थीटा, बट इसकी वैल्यू कितना था लैम्डा बाई 2n, इसका मतलब बीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इट विल बी लैम्डा बाई 2n थीटा, सो बीटा विल बी लैम्डा बाई 2n। ठीक है, क्लियर है ये। previous slide. प्रीवियस स्लाइड please. लिख लिया आप लोगों ने। सर यहाँ पे फ्रिंज विड्थ सीधा सीधा वो जो दो कंसेक्यूटिव डार्क फ्रिंजेस थे उनके बीच की डिस्टेंस को माइनस करके नहीं निकाल सकते थे। हाँ, इसके 1000 तरीके होंगे, आप फुर्सत में बैठ के और सारा जो तरीका होगा सबसे निकाल लीजिए। वो तो एक ही लाइन में बस लैम्डा बाय 2n आ रहा है, थीटा आ ही नहीं हाँ, रहा वो है। आप आराम से कर सकते हैं। ओके, सो ये लिख लिया आप लोगों ने बच्चे लोग। ओके, इसको थोड़ा सा हम इंटरप्रेट करते हैं बीटा इक्वल टू 2n थीटा में। अगर सपोज कीजिए यानी 4 पैरेलल थीन फिल्म, अगर पैरेलल थीन फिल्म है ऐसा, राइट, मुझे बताइए कि थीटा कितना होगा पैरेलल थीन फिल्म के केस में। 0। तो पैरेलल थीन फिल्म के केस में थीटा जो होगा वो 0 होगा ना, क्योंकि अभी ये पैरेलल है तो इस दोनों के बीच इंक्लिनेशन नहीं है। थीटा अगर 0 होगा तो फिर बीटा की वैल्यू कितनी होगी, तो लैम्डा बाय 2n थीटा, और दैट विल टेंड्स टू इन्फिनिटी। इसका मतलब क्या होगा कि पैरेलल थीन फिल्म के केस में फ्रिंज जो होंगे वो कंटिन्यूसली बनेंगे। इसका मतलब अगर ये यहाँ पे डार्क बना, इसके केसेस में जैसे वेव शेप में क्या था, एक जगह डार्क बना तो फिर थोड़ी देर के बाद फिर क्या होगा, ब्राइट होगा, फिर से डार्क फिर से ब्राइट। बट इसके केसेस में कैसा बनेगा, अगर डार्क बना तो फिर हर एक जगह कैसा बनेगा बच्चा, हर एक जगह डार्क, और अगर ब्राइट बनेगा तो फिर हर एक जगह क्या होगा, ब्राइट ही बनेगा। ये ऐसा इसलिए होता है
कि यहाँ पे थिकनेस कितनी है, यहाँ पे थिकनेस जो होगी यही थिकनेस हर एक जगह होगा ना, द सेम थिकनेस विल बी एवरीवेयर। तो एक जगह अगर ब्राइट होगा तो फिर हर एक जगह क्या होगा, ब्राइट ही होगा। एक जगह अगर डार्क होगा तो हर एक जगह डार्क होगा, क्योंकि थिकनेस यहाँ पे क्या है, पैरेलल थिन फिल्म के केसेस में सेम है। वेव शेप के केस में क्या था कि थिकनेस उसकी चेंज हो रही थी ना, तो एक जगह डार्क है तो फिर दूसरी जगह ब्राइट, फिर डार्क फिर ब्राइट, तो थिकनेस चेंज हो रहा है इसलिए अल्टरनेट डार्क एंड ब्राइट है। यहाँ पे थिकनेस सेम है इसलिए हर एक जगह डार्क है या हर एक जगह ब्राइट। क्लियर है बच्चों लोग? सर फ्रिंज विड्थ नहीं आ रहा है सर में। क्या फ्रिंज विड्थ? सर फ्रिंज विड्थ नहीं आ रहा है सर में। नहीं समझ में आया, क्या फ्रिंज विड्थ नहीं समझ में आया? मैथमेटिकल आ रहा है समझ में, एक्सप्रेशन पर शुरू के 2-3 लाइन क्लियर नहीं है, अचानक अगर क्या सीखते हैं मैथमेटिकल तो आ गया सर। अच्छा, अभी ये फ्रिंज विड्थ का ये फॉर्मूला होता है, ये मैथमेटिक्स एक बार थोड़ा सा सोचिए फिर वो आपको क्लियर हो जाएगा, राइट। और किसी को डाउट है इसमें बताइए, ये फ्रिंज विड्थ समझ में आया या नहीं आया? तो ऊपर वाले जो हुआ है बीटा बराबर बाई लेमडा बाई 2 एंड थीटा, अगर वहाँ थीटा का मान अगर कहीं मान लीजिए 30 डिग्री रहे तो फिर क्या करेंगे? अच्छा, थीटा का मान tan थीटा लिखना चाहते हैं आप? ठीक है, तो वहाँ tan थीटा का प्रयोग करेंगे ना जब 30 रहेगा तो। हाँ हाँ, अगर आप ना यानी थीटा स्मॉल नहीं है तो आपको tan थीटा लिखना होगा, ठीक। ओके, जैसे अगर सर मान लीजिए 5 डिग्री 6 डिग्री है तो वैसे डायरेक्ट उसका सर उपयोग करेंगे। देखिए थीटा अगर लार्जर होगा ना तो फिर आपका ये चीज इनवैलिड हो जाएंगे, क्योंकि ये 20 आप कब लिखते हैं, 20 कब लिखते हैं? हाँ, जब आपका थीटा जब क्या हो, थीटा बहुत छोटा हो और नॉर्मल इंसिडेंस, तो ये तभी आप लिख पाएंगे जब थीटा आपका काफी छोटा, अदरवाइज नहीं तो फिर थोड़ी सी दिक्कत होगी, क्योंकि तब पार्ट डिफरेंस 20 भी नहीं लिख पाएंगे। तो मोस्ट ऑफ टाइम थीटा स्मॉल के लिए ही आप लिखेंगे। तो वहाँ पे सर अगर फ्रिंज विड्थ निकालना होगा तो कैसा, मतलब थीटा क्या लेंगे वहाँ पे, तो कुछ बताइए न्यूमेरिकल वैल्यू ऐसे। कहाँ पे, यहाँ पे थीटा? नहीं, जो फाइनल आंसर है। हाँ, नहीं, तो बीटा बराबर, हाँ थीटा आपको थीटा जो दिया हुआ होगा न्यूमेरिकल्स में, या थीटा नहीं दिया होगा तो आप निकाल लेंगे। मान लीजिए कि अगर आपका ऐसा वेव शेप है, ठीक, और ये आपका मान लीजिए 6 डिग्री से दिया हुआ है। हाँ, थीटा आपको दिया हुआ होगा, नहीं तो फिर आप निकाल लेंगे कैसे? तो मान लेते कि इसकी डी है और फिर यहाँ से आपका लेंथ दिया होगा ग्लास का ऐसा, तो मुझे बताइए कि tan थीटा फिर आप कैसे निकालेंगे? तो d/l से आपका यानी थीटा आ जाएगा, एंगल स्मॉल होगा तो लगभग थीटा के बराबर हो जाएगा, तो यहाँ से आप निकालेंगे अगर नहीं दिया हुआ तो। मतलब हम ये करेंगे थीटा का सर मान जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे। हाँ, तो 30 डिग्री मान लीजिए, मतलब एग्जांपल अरे नहीं सर, थीटा यहाँ जो होगा वो रेडियन में होगा, थीटा जो होगा ना वो रेडियन में होगा, ठीक सर। हाँ सर थीटा की वैल्यू ना अप्रोक्सीमेटली 12 डिग्रीज तक ना हम साइन थीटा tan थीटा बराबर ले सकते हैं सर। और अच्छा, उसके बाद फिर हम, हाँ सर ये कैलकुलेटर मैंने करा था तो इसमें ऐसे पता चल रहा है डिग्रीज में, तो अप्रोक्सीमेटली मतलब 11 to 12 तक सर ऑलमोस्ट सेम आता है सर सेकंड डेज तक। अच्छा, उसके बाद फिर हमें लेना पड़ता है डिफरेंशिएट करके, मतलब अलग अलग चीजें लेनी पड़ती है। ओके ठीक। यहाँ जो आपका कंसर्न था ये थीटा डिग्री में नहीं होता है, ये थीटा रेडियन में होता है, ठीक, जो अभी पूछ रहे थे। अच्छा सर, हाँ, थीटा हमेशा रेडियन में होगा, क्योंकि थीटा जब d/l से निकालेंगे तो डिग्री नहीं होगी, वो रेडियन में होगा, ठीक है। ये अब ये वेव शेप का जो असाइनमेंट मैंने दिया हुआ है थीन फिल्म का, उसी में फिर आप लोग क्या कीजिए, न्यूमेरिकल सॉल्व कीजिए। नेक्स्ट क्लास में हम इसके असाइनमेंट डिस्कस करेंगे थीन फिल्म का, और यानी फिर और जो पीछे बैकलॉग जितने असाइनमेंट है जैसे लॉयड्स मिरर या YDSC, तो उसके हम डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट वाले क्लास में आप असाइनमेंट जरूर सॉल्व करके आइएगा, पर्टिकुलर थीन फिल्म का और वेव शेप। असाइनमेंट बस 3 ना, अभी नेक्स्ट क्लास में हाँ, आप सिर्फ अभी तो नेक्स्ट क्लास में हमारा मेन कंसर्न है असाइनमेंट 3, क्योंकि ये टिफिन अगर आपका हो गया कंप्लीट तो फिर आगे एक ही काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक बचा है इंटरफेरेंस में, यानी न्यूटनिक्स। अदरवाइज फिर ये और उसका फिर माइकलसन, तो माइकलसन छोटा सा, न्यूटनिक्स थोड़ा सा यानी टॉपिक है, लेंथी टॉपिक है, 1-2 क्लास लगेंगे उसमें। तो फिर ये इंटरफेरेंस सारा का सारा कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम इसके यानी टेस्ट कर लेंगे। तो अभी तो आप फिर प्रीवियस यानी पहले असाइनमेंट सॉल्व कर लीजिए ये थीम फिल्म का, ठीक। ओके यस सर, ओके, थैंक यू थैंक यू सर।